लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे स्टूडेंट्स अबाउट पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। आई थिंक वो वाला टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन वाला। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड। तो अब देखते हैं क्या चीज है ये। अपनी नोटबुक निकाल लेना, नोट्स अपने बनाते रहना। तो बच्चे हेडिंग लगा दो, हेडिंग लगा दो सेमीकंडक्टर, हेडिंग लगा दो सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड, सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड। एक्चुअली हम लोग जो है डायोड को यूज करते हैं। पीएन जंक्शन, जैसा कि मैंने कहा था कि पीएन जंक्शन तो एक क्रिस्टल है। हमने एक क्रिस्टल लिया, उसकी एक साइड को हमने पी बनाया ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी देके, और दूसरी साइड को एन बनाया पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी प्रोवाइड करके। तो अपने पास पीएन जंक्शन तैयार होगी। उसमें डिफ्यूजन करंट आता है, ड्रिफ्ट करंट आता है। हमने पढ़ा था डिफ्यूजन करंट बच्चे मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से है, और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, दैट यू नो वेरी वेल। सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। तो ये सेमीकंडक्टर डायोड क्या चीज है तो ये भी बच्चे पीएन जंक्शन ही। बस अगर हम लोग उस क्रिस्टल को दो मेटालिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दें, इफ वी प्रोवाइड मेटालिक कॉन्टैक्ट टू बोथ साइड्स ऑफ अ क्रिस्टल, तो वो डायोड बन जाएगा। यानी पीएन जंक्शन को जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे यूज करने के लिए, तो वो डायोड है। तो है क्या? फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, वी यूज पीएन जंक्शन, we use pn junction as सेमीकंडक्टर डायोड। हम पीएन जंक्शन को सेमीकंडक्टर डायोड की तरह यूज करते हैं। we use pn junction as semiconductor diode by providing metallic contact to both p and n side of pn junction, to both p and n side of pn junction। तो सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, वी कैन अप्लाई external potential difference to pn junction। we can apply external potential difference to pn junction by connecting it with a battery। हम लोग एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके पीएन जंक्शन को डायोड, यानी बच्चे डायोड क्या है आओ देखते हैं। ध्यान से देखना, बोर्ड आई थिंक सबको क्लियरली दिख रहा है ना? बोर्ड दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ जी, यस सर। हाँ तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास बच्चे ये था पीएन जंक्शन, एक अपने पास क्रिस्टल है, और यहाँ पर बीच में अपनी एक तरफ पी साइड है, एक तरफ एन साइड है। अब ये तो है पीएन जंक्शन। अगर मैं इस पीएन जंक्शन को, इस क्रिस्टल को, बेसिकली ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के एन साइड पर एक मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा दूं और पी साइड पर एक मेटालिक कॉन्टैक्ट लगा दें, तो अपने पास यहाँ पे दो टर्मिनल तैयार हो जाएंगे। बस बच्चे, जैसे ही मैंने ये मेटालिक कॉन्टैक्ट लगाया, ये बन गया डायोड। डायोड कोई नई चीज थोड़ी ना है। डायोड का मतलब है जब हमने पीएन जंक्शन को मेटालिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दिए, तो दैट अगर हम लोग चाहें तो उस पर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकें, तो वो डायोड बन जाएगा। अभी तक ये पीएन जंक्शन है, अभी मैंने कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं की है,
सिर्फ हमने एक कॉन्टेक्ट बना दिया है कि हम लोग बैटरी कनेक्ट कर सकें। तो जब हम लोग पीएन जंक्शन के साथ ऐसे मेटालिक कॉन्टेक्टर लगा देते हैं तो ये डायोड बन गया। तो डायोड क्लियर है ना बच्चे? यस और नो? डायोड क्या चीज है? हाँ यस सर। हाँ। सो अभी देखो यहाँ पे आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे अपने पास एक पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बनता था, एक नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन यहाँ बनता था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अपनी हो गई वेट होगी, मान लो डब्ल्यू, डब्ल्यू वेट है। एक्चुअल में ये क्या चीज थी बच्चे? ये अपने पास था डिप्लीशन लेयर, ये अपने पास डिप्लीशन रीजन था, ये अपने पास डिप्लीशन रीजन था। डिफ्यूजन करंट किस तरफ होता है? डिफ्यूजन करंट जो है वो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बना देते हैं यहाँ पे। अगर आप यहीं पे बनाओ तो बेटा ये जो डायरेक्शन है पी से एन की तरफ, पी से एन की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन है। अब डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन, डिफ्यूजन करंट दो तरह के थे। एक तो था बच्चे इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट एंड दूसरा होल का डिफ्यूजन करंट। ये दोनों ही करंट जो है इसी डायरेक्शन में है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिफ्यूज होके दूसरी तरफ जा रहे थे पी की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ थी। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है करंट, तो इलेक्ट्रॉन का करंट उस डायरेक्शन में है। अगर मैं होल की बात करूं तो बच्चे होल इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन कर रहे हैं और होल पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही होता है करंट। तो चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले लो चाहे होल ले लो, दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो ये डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन है पी से एन की तरफ। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो यहां लिख लेना डिफ्यूजन करंट डायरेक्शन इसी तरफ है। जबकि अगर मैं ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन देखूं तो ड्रिफ्ट करंट इसके अपोजिट होता है, क्योंकि यह माइनॉरिटीज की वजह से था। तो ये सारी बातें आपको पता है। ड्रिफ्ट करंट इस तरफ होता है और डिफ्यूजन करंट उस तरफ होता है। और ये जो बीच में डिप्लीशन रीजन है, ये ये जो बीच में डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन डिफ्यूजन करंट के लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज मेजोरिटी कैरियर के लिए ये रेजिस्टिव लेयर है। मेजोरिटी कैरियर को यहां से क्रॉस करके जाना मुश्किल है। कल हमने देखा था कि एक बार जब पीएन जंक्शन बन जाती है तो स्टेडी स्टेट आ जाता है और फिर कोई भी यहां से ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि ये बैरियर इतना बड़ा है कि इस बैरियर को ओवरकम करके जाना मुश्किल है। दैट यू नो वेरी वेल। तो ये था बच्चे हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड। इसमें डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन पी से एन की तरफ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का है चाहे होल्स का है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ को डिफ्यूज कर रहे हैं और होल दूसरी तरफ को डिफ्यूज कर रहे हैं। यस, इलेक्ट्रॉन और होल इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन और होल की डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है बच्चे? यानी डिफ्यूजन करंट चाहे इलेक्ट्रॉन का हो चाहे होल का हो, डायरेक्शन वही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है करंट और होल की डायरेक्शन में होता है करंट। तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन में, लेकिन इनकी मूवमेंट अलग अलग है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्लियर है मेरी बात? तो यस और नो? तो ये है अपने पास सेमीकंडक्टर डायोड, इसमें हमने ज्यादा नहीं पढ़ना। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिंबल की। बच्चे इसका जो सिंबल होता है वो देखते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये हमने डायग्राम बनाया। ये अपना सेमीकंडक्टर डायोड है, इसमें हमने मेटालिक कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किए। हम चाहें तो बाद में यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने डिप्लीशन लेयर भी दिखा दी, डिप्लीशन लेयर दिखा दी ये वाली, जो मेजोरिटी कैरियर्स के लिए प्रॉब्लम है। और अगर डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन देखें तो पी से एन की तरफ, वो भी शो कर दी। और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन देखें तो एन से पी की तरफ, ये भी शो कर दी। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट हम लोग सिंबल लिखने जा रहे हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है आओ देखते हैं। तो बेटा हम किसी भी सेमीकंडक्टर डायोड को ऐसे डिनोट करते हैं। एक ट्राइंगल, ट्राइंगल पी को डिनोट करता है
और ये जो सीधी लाइन है ये N को डिनोट करता है। तो ये अपने पास पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। यहां पर जो P है वो एक्चुअल में एक एरो है। ये एरो आपको क्या बता रहा है बेसिकली? एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। एरो जो है P साइड का वो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बताता है इसके सिंबल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन है पीएन जंक्शन डायोड में वो P से N की तरफ है। तो ये जो ट्राइंगल सा है ये असल में डायरेक्शन बता रहा है हमें डिफ्यूजन करंट की। तो दिस इज सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ Yes, sir. ओके। ऑब्वियसली अगर डिफ्यूजन करंट एरो की डायरेक्शन में है तो ड्रिफ्ट करंट एरो के अपोजिट होगा, क्योंकि डिफ्यूजन के अपोजिट होता है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट माइनॉरिटीज की वजह से होता है, डिफ्यूजन मेजॉरिटी की वजह से होता है। तो आपने लास्ट क्लासेस लगाई होंगी तो आपको क्लियर होगा। यस बच्चे, यहां तक नोट कर लो। अब ये होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखो सेमीकंडक्टर डायोड है तो ये भी कंडक्टर ही ना। अब देखो P और N है तो ये पूरा सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टिविटी है इसमें। ये तो बात आप सभी समझते हो कि यहां से अगर करंट जाएगा इस टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक तो जाएगा करंट। डिफ्यूजन करंट की बात करो, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन है उस तरफ। आओ देखते हैं, यहां से करंट जाएगा N की तरफ। तो जब ये करंट यहां से फ्लो करेगा डिफ्यूजन करंट इधर से इधर, तो क्या इसको रेजिस्टेंस फील होगा? ड्यूरिंग अक्रॉस द जंक्शन, मतलब जब डिफ्यूजन करंट जंक्शन को क्रॉस करेगा तो क्या उसे रेजिस्टेंस फील होगा स्टूडेंट? यस सर। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस फील होगा क्योंकि ये बीच में, हाँ ये बीच में लेयर जो है, ये जो लेयर है ये डिफ्यूजन करंट के लिए रेजिस्टिव लेयर है ना। ये जो लेयर बन रही है डिप्लीशन लेयर, इट इज रेजिस्टिव लेयर फॉर डिफ्यूजन करंट। यस, रेजिस्टेंस फील होने वाला है डिफ्यूजन करंट को जब करंट यहां से यहां जाएगा। और ये रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा है। अभी के लिए आप ऐसे मान लो दिस रेजिस्टेंस इज वेरी मच लार्ज कि डिफ्यूजन करंट फ्लो ही नहीं कर पा रहा उस तरफ, क्योंकि ये लेयर बहुत ज्यादा है। ये मैं तब बात कर रहा हूँ जब प्रॉपर पीएन जंक्शन बन चुकी है। कल मैंने समझाया था कि ये लेयर इतनी बड़ी हो जाती है, ये बैरियर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि यहाँ से अब डिफ्यूज होना इलेक्ट्रॉन का, N से P की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूज होना या P से N की तरफ होल्स की डिफ्यूजन होना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। नाउ डिफ्यूजन करंट बंद हो गया, आप समझो। तो बट अगर मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं और उनको सपोर्ट करूं तो शायद डिफ्यूजन करंट आ जाए, तो वो हमने आज पढ़ना है। इतना लिख लो, आगे चलते हैं फिर। लिख लिया बच्चे? हाँ जी, हो गया। Yes, sir. ओके, तो नाउ हेडिंग लगाओ बाइसिंग। बाइसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। बेटा बाइसिंग का मतलब है बैटरी कनेक्ट करना। अभी तक हमने बैटरी नहीं लगाई थी। अगर हम पीएन जंक्शन डायोड के साथ बैटरी कनेक्ट कर दें तो उसे हम बाइसिंग कहते हैं। तो अगली हेडिंग लगाओ बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब है कनेक्शन ऑफ बैटरी। when external potential difference when external potential difference is applied when external potential difference is applied by connecting
an external battery, by connecting an external battery to the diode, then diode is said to be biased diode. तो उसे हम biased कहते हैं कि हमने उसके बाइसिंग कर दी। अब बच्चे बाइसिंग दो तरह की होती है। बाइसिंग दो तरह की होती है बच्चे, एक होती है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होती है रिवर्स बाइसिंग। मतलब बैटरी कनेक्ट करने को बाइसिंग कहते हैं। और अब बाइसिंग दो तरह की है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो अब देखते हैं फॉरवर्ड क्या है और रिवर्स क्या है। वैसे नाम से ही समझ आ रहा होगा। अब फॉरवर्ड बाइसिंग देखते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा बच्चे, जैसे अपने पास ये सेमीकंडक्टर डायोड है, पी एन जंक्शन। हमें पता है ये पी साइड है, ये एन साइड है। अगर मैं बच्चे पी साइड के साथ बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर दूं और एन साइड के साथ बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर दूं, यानी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या है, इसका उल्टा। जो अपना पी एन जंक्शन डायोड है, ये पी और ये एन, अगर मैं पी एन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव के साथ बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर दूं और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट कर दें, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। तो बच्चे फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, पी साइड जो है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, पी साइड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पी साइड कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और जो एन साइड होती है, एन साइड इट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, सेम लिख लेना, कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में बच्चे पी साइड जो है दैट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और जो अपने पास एन साइड है दैट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखो बच्चों यहां तक क्लियर है, नाम से ही समझ आ रहा है। फॉरवर्ड बाइसिंग, बाइसिंग मतलब बैटरी लगाना। तो अगर हम पी के साथ पॉजिटिव लगा दें तो फॉरवर्ड, और पी के साथ नेगेटिव लगा दें तो रिवर्स बाइसिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक, यस और नो? हाँ जी। Yes, sir. तो बाइसिंग मीन्स बैटरी कनेक्शन। अभी तक हमने पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट नहीं किया था बैटरी से। जैसे ही हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसे बाइस्ड बोलेंगे। और ये भी दो तरह की है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। अभी हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ेंगे, देन रिवर्स बाइसिंग पढ़ेंगे। पहले इतना लिख लो, ये बना लो डायग्राम सारे। ये तो है। हाँ जी स्टूडेंट्स, डन? रब कर दें? Yes, sir. ओके, नाउ हेडिंग लगाओ, पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग।
अभी हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या क्या हो रहा है। पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड connected in forward biasing। पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर इससे रिलेटेड पॉइंट लिखेंगे। तो बच्चे जैसे अपने पास, इस बार मैं सिंबल वाला नहीं बना रहा क्योंकि एक्सप्लेनेशन करनी है। मान लो ये अपने पास पीएन जंक्शन डायोड है, ये हो गए मेटालिक कॉन्टेक्ट्स, और ये विड्थ थोड़ी ज्यादा बनाना, विड्थ यहाँ पे ज्यादा बनाना। ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन्स हैं, ये आपको अब अच्छे से पता ही है सबको। ये सारा अपना पॉजिटिव वाले हैं और ये सारे नेगेटिव वाले हैं। तो अपनी डिप्लीशन लेयर काफी अच्छी खासी है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, और यहां से लेके यहां तक अपने को पता है दिस इज डिप्लीशन। ये तो डिप्लीशन रीजन है, और इस बार डिप्लीशन रीजन की विड्थ है बच्चे डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, काफी बड़ी है ये। और फॉरवर्ड बाइसिंग में हमने करना क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग में करना क्या, हमने पी को कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और एन को कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो ये हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग, ये हमें पहले से पता है। अच्छा बच्चे, एक और चीज आप जानते हो कि यहाँ पर इस पॉजिटिव के साथ और इस नेगेटिव के साथ यहाँ पर एक और बैटरी का जन्म होता है, एक नई बैटरी बनती है, ये अपने आप बन जाती है। ये इमेजिनरी बना रहा हूं मैं, आपको पता है ना एक्चुअल में यहाँ कोई बैटरी नहीं है। ये तो हमने कहा कि यहाँ एक पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है। यस और नो? याद है ना सबको? ये कोई कनेक्ट थोड़ी कर रखी है, ये तो अपने आप बन गई, है ना? यस और नो? एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या बात है? लास्ट क्लास समझ नहीं आई? ये जो मैंने अभी अभी क्लियर है ना? हाँ। तो यहाँ पर अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो बैरियर वाली, ये जो बैरियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि इसका पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बैरियर, ये बैरियर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो वो ई है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव इसका इधर है, नेगेटिव इसका उधर है, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो जो हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उसकी डायरेक्शन देखो, ये तो होगी अपनी बैरियर वाली बच्चों, ये जो मैं बना रहा हूं ये तो होगी बैरियर वाली, ये तो होगी बैरियर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये वाली बैटरी है। और यहां जो हमने बाहर से जो लगाई है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव उस तरफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये एक्सटर्नल है अपने पास, ये अपने पास एक्सटर्नल है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना डायग्राम? डायरेक्शन क्लियर है? बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर हो रहा है? अब इसकी वजह से क्या होगा, अगला डायग्राम, इसकी वजह से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड, डिप्लीशन लेयर, बहुत बढ़िया, डिप्लीशन लेयर छोटा हो जाएगा, शाबाश। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ना, जैसे ये हो गया अपने पास, ये जो डिप्लीशन वेट्स अपनी काफी ज्यादा है। अब देखो इस ईबी की वैल्यू को ये ई कम कर देगा, ये बैरियर वोल्टेज की जो वैल्यू है, ये जो बैरियर है इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देगा अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो बैरियर की वजह से, ये बैरियर बोले तो ये डिप्लीशन लेयर, तो ऑब्वियसली डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। तो अगर आप फॉरवर्ड बाइसिंग करते हो तो जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर फील्ड को अपोज करेगा, जिस वजह से बैरियर की विड्थ जो है वो कम हो जाएगी। तो अब की बार देखना, विड्थ कम बनाएंगे तो ये जो विड्थ है ये काफी कम हो जाएगी बच्चे।
विड्थ जो है काफी कम हो जाएगी। तो यहां पर मैं बहुत कम विड्थ शो कर रहा हूं, दिस इज विड्थ, वेरी स्मॉल विड्थ, यहां पे लिख लेना वेरी स्मॉल विड्थ ऑफ बैरियर, वेरी स्मॉल विड्थ ऑफ बैरियर। ऐसा क्यों? दैट यू नो वेरी वेल, क्योंकि अपोजिशन मिल गई ना, बैरियर को अपोज करने वाली फील्ड हमने लगा दी, जिससे बैरियर छोटा हो गया, तो उसकी वजह से विड्थ कम हो गई। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? Yes. So this is what happens with forward biasing। तो ये सेम फिगर बना लेना वही के वही एज इट इज। अब यहां पर अपने पास बैरियर बहुत छोटा सा रह गया, मतलब अपने पास ओवरऑल अभी स्टार्टिंग में आपको पता है कि यहाँ पे क्या थी, ये इतनी बड़ी बैरियर था शुरू में, लेकिन जब जैसे ही हमने ये अप्लाइड फील्ड लगाई, जैसे हमने यहाँ पे अप्लाइड फील्ड लगाई, आप ऐसे भी बना सकते हो इसको कि यहाँ पर आप एक स्विच लगा दो, तो पहले तो ये अच्छा खासा बड़ा बैरियर है, लेकिन फिर जब हमने स्विच को ऑन कर दिया तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट होगी, तो नेट वैल्यू काफी कम हो गई। आप ऐसे बना लो, यहाँ पर एक स्विच लगा दो, इस स्विच को अभी हमने ओपन रखा हुआ है, ओपन रखा हुआ है तो ये वाली फील्ड नहीं है अभी, ये वाली फील्ड अभी लगी नहीं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इस स्विच को बंद किया, जैसे ही हमने यहाँ पे इस स्विच को बंद किया, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कनेक्ट इसके साथ, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट होगी इसके साथ, इसके साथ, और जिस वजह से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगी। तो दिस इज नेट वैल्यू। अब बच्चे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगी, क्यों रहेगी? क्योंकि आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई बैरियर माइनस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मॉड में लेते हैं ये वैल्यू, आप ऐसे भी ले सकते हो, मॉड ले लो चाहे जैसे मर्जी, पर ये तो चलो वेक्टर्स हैं, अपोजिट हैं, तो ऐसे ही रहने दो। ये नेट वैल्यू ये आ गई, क्यों? क्योंकि पहले अपना बैरियर इस डायरेक्शन में था और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट थी इस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आई है वो यही रहेगी ना, ई बी माइनस ई, छोटी सी रहेगी, जिसकी वजह से बच्चे क्या होगा सर जो नेट वाले का है? सर बैरियर पोटेंशियल से कम लगाया है हमने। हाँ हाँ, यू आर राइट, स्मॉल है ये, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये स्मॉल है। ये जो आप अच्छा यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो ये छोटी रहेगी, ठीक है। बैरियर बहुत बड़ा है, बैरियर काफी बड़ा है, बैरियर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यस सर। अच्छा यहाँ पे लिख भी लेना, यहाँ पे लिख भी लेना, देखना अभी एक डायग्राम और बनाएंगे, एक डायग्राम और बनाएंगे। यहाँ पर अपने ये जो अपना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ऑब्वियसली जीरो क्यों है? क्योंकि अब ओपन है। ये जो सिचुएशन मैंने बनाई, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये स्मॉल है, स्मॉल का मतलब है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बैरियर से कम है, ठीक है। अभी हमने जो यहाँ लगाई है इलेक्ट्रिक फील्ड ये बैरियर से कम है, तो ये रहेगी। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर। अब तीसरा डायग्राम बनाएंगे एक और, वो नीचे बनाऊंगा मैं एक और एरो देके। थर्ड डायग्राम में क्या होगा, मान लो डायग्राम में सर लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट जंप करेंगे ना इलेक्ट्रॉन। हाँ, अभी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये n है ये p है, तो ये जंप कर जाएंगे इधर, क्योंकि बैरियर कम हो गया, विड्थ कम होगी, इलेक्ट्रॉन कैन जंप, और होल जो है, होल की अपरेंट, एक्चुअल नहीं होता, होल की मूवमेंट एक्चुअल नहीं होती, लेकिन अपरेंट मूवमेंट यहाँ से यहाँ है, ठीक है, समझ रहे हो ना? यस सर। तो इस तरह से ये जंप कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर डिफ्यूजन करंट, यहाँ पर डिफ्यूजन करंट जीरो, कोई करंट नहीं है इस जगह पे, डिफ्यूजन करंट जीरो, क्योंकि बैरियर बन चुका है प्रॉपर और कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज नहीं हो पा रहा। लेकिन जैसे ही विड्थ कम हुई तो अब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, यानी डिफ्यूजन करंट बढ़ने लग गया। तो फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या होगा, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड केस, अब हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा देंगे, अब हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा देंगे और बैरियर से ज्यादा कर देंगे, ठीक है, बैरियर से ज्यादा कर देंगे इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थर्ड डायग्राम बनेगा अब यहाँ, इस केस में हमने क्या किया, अब अपना जो पीएन जंक्शन है ये हटा देना, ये लिख लिया होगा आपने। अब अपने पास ये है थर्ड डायग्राम, अब अपने पास विड्थ ही नहीं बची, क्योंकि बैरियर को ओवरकम कर गया, डिप्लीशन लेयर ही खत्म, जो डिप्लीशन रीजन है वो खत्म हो गई बच्चे,
तब ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हाई लगा देंगे। अगर हम लोग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे बाहर, अब हमने जो यहाँ अप्लाई किया ये हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू का मतलब है ये बैरियर से ज्यादा है। अब की बार हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई वो बैरियर से ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग कर दी एक्सटर्नल फील्ड, तो यहाँ से डिप्लीशन ही खत्म हो जाएगी। यस और नो? यस सर, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अब तो ये कंडक्टर बन जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आप ये समझो कि ये पहले नॉन ओमिक डिवाइस है, ठीक है। वैसे तो सेमीकंडक्टर डायोड अपने पास नॉन ओमिक डिवाइस है, अब डिप्लीशन लेयर ही नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस खत्म, रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक, ये रेजिस्टिव लेयर थी ना, डिफ्यूजन करंट के लिए यही रेजिस्टेंस है, डिप्लीशन लेयर। अब वो डिफ्यूजन बहुत आराम से हो पाएगी। तो आप देखोगे कि पहले पहले स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो शुरू शुरू में करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि विड्थ कम हो रही है, अभी भी रेजिस्टेंस है, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, ऑलमोस्ट बहुत ही स्लोली। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर को क्रॉस कर जाएगी तो आपका करंट एकदम से बढ़ेगा, डिफ्यूजन करंट में शार्प इंक्रीज आएगा। एक ऐसे घुटना बनेगा, नी, ऐसे नी की शेप बनेगी, जैसे यहां से ये नी है। तो पहले तो वेरिएशन धीरे धीरे थी, पहले वेरिएशन धीरे धीरे थी, फिर एकदम से करंट इंक्रीज करेगा ग्राफ में, ये एकदम से इंक्रीज करके यहाँ नी बनता है। जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहते हैं, तो वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझो, प्रोसेस को समझ आ रहा है? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे आप मान सकते हो कि विड्थ हो गई 0, विड्थ जो होगी 0 0, क्योंकि हम लोग माइक्रोमीटर में लेते हैं, तो विड्थ 0 माइक्रोमीटर हो गई। यहाँ विड्थ ही नहीं है, विड्थ ही खत्म हो गई। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे विड्थ खत्म हो जाएगी, और आराम से, वहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया है, यहाँ पे बहुत सारे दिखा देते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं, इधर से होल जा पा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। तो दिस इज हाउ कि कैसे डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और कैसे आपकी बाइसिंग की वजह से करंट इंक्रीज हो रहा है। तो पहले डायग्राम बना लो, फिर हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे इससे रिलेटेड क्या क्या है। अच्छा, रही बात ड्रिफ्ट करंट की, ड्रिफ्ट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। ये तो डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन मतलब मेजोरिटी कैरियर्स की बात कर रहे थे, तो मेजोरिटी कैरियर्स पे तो समझ में आ गया कि इस तरह से वेरिएशन आ रही है। लेकिन अगर हम ड्रिफ्ट करंट की बात करें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट करंट को कोई फर्क पड़ेगा? तो बच्चे वो तो माइनॉरिटीज हैं। ये तो वो बात होगी कि हमने लंगर लगाया है लेकिन लंगर खाने वाला कोई नहीं है, मतलब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो माइनॉरिटीज के लिए सपोर्टिव है, लेकिन वहां पे माइनॉरिटीज है ही नहीं, जो थी एक दो वो पहले ही जा चुकी हैं, क्योंकि ये फील्ड कौन सा कम थी, यही तो सपोर्टिव है उनके लिए, बैरियर। तो जो माइनॉरिटीज थे वो तो पहले ही जा चुके हैं, तो अब हमारे पास कैरियर्स ही नहीं थे, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो। तो जो ड्रिफ्ट करंट है वो माइनॉरिटीज की वजह से था, और माइनॉरिटीज के लिए तो ऑलरेडी बड़ी अच्छी खासी सपोर्टिव फील्ड थी हमारे पास, तो पहले ही अपना ड्रिफ्ट करंट फ्लो कर रहा है, वो उतना ही रहेगा, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी दोगे सपोर्टिव, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए तो पहले से ही अच्छी खासी फील्ड प्रेजेंट है। तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे माइनॉरिटीज है ही नहीं, अब वो चक्कर लगा के घूम रहे हैं। हाँ ये है कि थोड़ा उनको एनर्जी दे देता है ये एक्स्ट्रा, बट फिर भी क्योंकि नंबर ऑफ कैरियर्स नहीं है हमारे पास, तो करंट में ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा, क्योंकि वो माइनॉरिटीज हैं, बहुत कम अमाउंट है उनका, पॉपुलेशन कम है। तो सपोर्टिव फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट करंट पे कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रही है। हाँ, बट अगर आप बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो थोड़ी वेरिएशन आपको ऑब्जर्व होगी ड्रिफ्ट करंट में। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रिफ्ट करंट बच्चों, डिफ्यूजन नहीं। समझ में आ रही है बात? ड्रिफ्ट करंट पे आप ऐसे समझो, यस सर। ड्रिफ्ट करंट पे वेरिएशन नहीं होती ज्यादा। अब ये जो फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग का ड्रिफ्ट करंट के साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू पे जाके ड्रिफ्ट करंट में थोड़ा चेंज आएगा, अदरवाइज नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाते हो ठीक ठाक रेंज में, तो देयर इज नो वेरिएशन इन द ड्रिफ्ट करंट, वेरी वेरी स्मॉल वेरिएशन, नेग्लिजिबल, तो उसकी बात नहीं करेंगे, पर हम पॉइंट लिख लेंगे बाद में।
यहां तक लिख लो पहले। बन गया ये डायग्राम, बन गया सबका? यहाँ पे लिख भी लेना, यहाँ पे अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो 0 है, अभी हमने ओपन ही रखा था। बन जाए तो मुझे बता देना। यस सर, डन। डन, ओके। सुनाओ। अब पॉइंट्स लगा लेते हैं। एक पॉइंट तो हम लोग लिखेंगे। अभी पहले यहाँ पे लिख लो स्टार्टिंग में, ई अपने पास है बच्चे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अप्लाइड, एक्सटर्नल अप्लाइड फॉरवर्ड बाइस्ड, इसको फॉरवर्ड बाइस्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में लगी है तो इसको फॉरवर्ड बाइस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, जो एक्सटर्नल अप्लाई की है। ई भी अपने पास थी बैरियर, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने अप्लाई किया, ये अपने आप बनती है, ये इमेजिनरी है, जो हमने इमेजिनरी बैटरी बनाई थी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी अपने पास अब, वो आएगी मॉड में लेते हैं वैल्यू की, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए अपने को मॉड में लेनी है, ठीक है वैसे, पर चलो इसको रैंडम वोल्टेज को लेते होते हैं मॉड में। तो इट इज ई बी माइनस ई, ई बी माइनस ई करते हैं, ठीक है, मॉड में ही ले लो इसे भी, मैं तो कहता हूं, क्योंकि इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई बी माइनस ई। एंड सिमिलरली अगर अपने नेट वोल्टेज चाहिए, नेट वोल्टेज निकालनी है, तो बच्चे नेट वोल्टेज आएगी बैरियर वोल्टेज, एक अप्लाइड वोल्टेज है, एक बैरियर वोल्टेज है, बैरियर वोल्टेज माइनस अप्लाइड वोल्टेज, ये आएगी अपने पास, इसको भी मॉड में लेते हैं। नेट नेट वोल्टेज ये आएगी लास्ट में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वैसे ये बैरियर वोल्टेज आएगी। एक्चुअल में इसमें क्या होता है ना, वैसे तो अपने पास क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको तो ऐड ही करना होता है, ये ऐसे तो नहीं है ना कि माइनस डायरेक्शन की वजह से आया है, ये पोटेंशियल का, बैरियर का साइन ही माइनस है, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए वो अपोजिट थी, तो वो माइनस वी बी है, और जो हमने अप्लाई की वो वी, दोनों को ऐड करेंगे तो वी माइनस वी बी आएगा, ऐसे लिख सकते हो, पर हमने तो मॉड ही लेना होता है तो चाहे ऐसे भी लिख लो, ऐसे ज्यादा समझ में आता है रिलेट करके, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, ये बात समझ रहे हो ना आप? यस सर। तो नेट वोल्टेज ये आ गई अपने पास। अब ये चीज आपको क्लियर होगी कि कैसे हो रहा है सारी चीजें। तो अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएशन बनाएं कि बैरियर वोल्टेज, बैरियर पोटेंशियल अप्लाइड वोल्टेज के साथ कैसे वेरी करता है, जिसको ये V का भी लिख लेना, V है अपने पास अप्लाइड, V है अप्लाइड फॉरवर्ड बाइज्ड वोल्टेज, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज कहते हैं इसे, या फॉरवर्ड बाइज्ड। तो ग्राफिकल वेरिएशन बनाते हैं। अब इस एक्सिस पे मैंने लिया बैरियर पोटेंशियल, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, इस एक्सिस पे हम लोग लेते हैं बैरियर पोटेंशियल, कितना है अपना, यहाँ बैरियर पोटेंशियल शो करेंगे। सर बैरियर पोटेंशियल सर रेजिस्टेंस की तरह मतलब एक्ट करे? हाँ बिल्कुल, बैरियर पोटेंशियल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। आप इसको विड्थ भी ले सकते हो यहाँ पे, अगर आप विड्थ दिखाओ, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल विड्थ के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा बैरियर पोटेंशियल उतनी ज्यादा डिप्लीशन लेयर की विड्थ, और उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया ना, ठीक है। यस सर। रेजिस्टेंस फॉर मेजोरिटी, माइनॉरिटी के लिए नहीं, मेजोरिटी के लिए है ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फॉर मेजोरिटी। तो अगर हम लोग इसको ऐसे शो करें, तो जैसे मैं ए बी सी 3 ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे ए बी सी 3 ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो आप ऐसे शो कर सकते हो। ये तो मैंने वैसे ही एक्सेस ले लिया, मेन यहाँ से शुरू करते हैं 0 से,
जैसे अपने पास कोई, अच्छा ये कौन सा एरिया चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं, ऐसे नीचे डायोड भी बना लो, ठीक ठीक इसके नीचे नीचे डायोड चलाएंगे, ऐसे लंबा सा बनाना है इस बार, क्योंकि वेरिएशन उस हिसाब से दिखाएंगे। तो अपने पास ऐसे है, जैसे ये डायोड है और यहां से अपनी डिप्लीशन लेयर शुरू होती है, ये अपनी बीच में डिप्लीशन लेयर स्टार्ट होती है। तो यहां से जैसे यहां पे तो कोई बैरियर नहीं है, तो जैसे ही आप यहां पहुंचोगे इस रेंज में एकदम से बैरियर बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया। तो ये मैं ये बना नहीं रहा हूं, बट ऐसे शो करते हैं। तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट ग्राफ मैंने ये शो किया, दिस इज बैरियर वोल्टेज, ग्राफ ए के लिए ये बनाया बच्चे, यहां से लेके यहां तक ये अपनी बैरियर वोल्टेज है, ये अपनी बैरियर वोल्टेज है जब कोई बाइसिंग नहीं थी, कोई बाइसिंग नहीं थी, तो ये बैरियर काफी हाइट पे था, ग्राफ ए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ग्राफ बी बनाएंगे जब बाइसिंग कर दी तो बैरियर थोड़ा कम हो गया, बैरियर की हाइट थोड़ी कम हो गई। अब थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है इलेक्ट्रॉन को जंक्शन को क्रॉस करना, क्योंकि बैरियर हाइट कम होगी, रेजिस्टेंस कम हो गया। और एक ग्राफ सी बनाएंगे, अब बैरियर की हाइट और कम हो गई। वही है बच्चे, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे एक्सटर्नल फॉरवर्ड बाइसिंग वाली, वैसे वैसे बैरियर की हाइट कम होती जाएगी। हाँ जी बच्चों, सर समझ आ रहा है डिप्लीशन ना? रीजन के बाद, सर डिप्लीशन रीजन के बाद का ग्राफ कैसा बनेगा? डिप्लीशन रीजन के बाद का ग्राफ नहीं दिखा रहे हम लोग यहाँ पे। अगर हमने उसको दिखाना हो कि जब डिप्लीशन रीजन ही नहीं बची तो वो एकदम सीधा बनेगा, बैरियर ही नहीं है ना कोई फिर, ठीक है। नो सर, जैसे आपने नीचे डायोड बनाया था ना सर, और फिर उसमें एक रीजन मार्क किया था बीच में, तो सर उसके राइट वाले रीजन में कैसा बनेगा? सर मैं ये कह रहा था। हाँ वही कह रहा हूँ ना, अगर मान लो डिप्लीशन लेयर ही नहीं है, खत्म हो गई, तो यहाँ से कैरियर को प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, बैरियर ही नहीं मिल रहा, सीधा जाएगा, है ना। ओके सर। अगर तो ये बैरियर आ गया बीच में, जैसे ये बैरियर आ गया बीच में, तो ये उसने हाइट गेन कर ली। अब मतलब जब वो इस हाइट को अचीव करेगा फिर आगे बढ़ेगा वो, जब तक कि वो इस बैरियर की हाइट को ओवरकम नहीं करता तब तक वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर जैसे जैसे पहले ये बैरियर ज्यादा था, जितना ज्यादा बैरियर है ये उतनी ज्यादा हाइट, जितनी ज्यादा विड्थ उतनी ज्यादा हाइट, जैसे जैसे विड्थ कम हो रही है हाइट कम हो रही है, विड्थ और कम हुई हाइट और कम होगी, विड्थ खत्म होगी तो हाइट ही नहीं है, सीधा ही चला गया, ठीक है, समझ गए ना। यस सर। खैर ये वाला केस नहीं बनाते, बैरियर तो दिखाना ही है हमने, मतलब इस तरह से बनाया जाता है। एबीसी हमने 3 ग्राफ बनाए, ये पहला तो बैरियर है। दूसरे वाला जो है आप ये वाला कह सकते हो, यहां से लेके यहां तक, अब बैरियर इतना ही रह गया, तो नेट वोल्टेज रहेगी ये वाली जो अपने पास, ये है अपने पास, यू कैन से दैट VB माइनस V मॉड, मतलब अभी ये वैल्यू इतनी रह गई, अब बैरियर छोटा रह गया, कम हो गया बैरियर, इतना ही रह गया बैरियर, अगली बारी और छोटा हो जाएगा। ग्राफ सी के लिए बैरियर यही है, ग्राफ सी के लिए भी यही वैल्यू है, बट यहाँ पे ABC क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं बता देता हूं। ग्राफ A इज फॉर 0 वोल्टेज, जैसे ही V की वैल्यू 0 रखोगे तो ग्राफ A बनेगा, जब V की वैल्यू स्मॉल रखोगे मतलब कम, आपने अप्लाइड वोल्टेज कम लगाई है तो ग्राफ थोड़ा डाउन आ गया, ज्यादा लगाओगे तो और डाउन आ जाएगा। तो पहले ये चीजें लिख लो, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स लिखवा देता हूँ, फिर आपकी छुट्टी, 2 मिनट और देना मुझे। तो इसमें आप लिखोगे ग्राफ A इज फॉर 0 वोल्टेज, नंबर 1 पॉइंट, ग्राफ A इज फॉर 0 वोल्टेज, 0 अप्लाइड वोल्टेज, ग्राफ A इज फॉर 0 अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज अनबाइज्ड डायोड है, बाइसिंग नहीं कर रखी आपने, ये अनबाइज्ड केस है। और उसके बाद ग्राफ B इज फॉर लो वोल्टेज, आपने लो वोल्टेज अप्लाई किया है,
ग्राफ बी इज फॉर लो अप्लाइड वोल्टेज, वैसे आपने बाइसिंग कर दी लेकिन वोल्टेज कम है। उसके बाद ग्राफ सी इज फॉर हाई अप्लाइड वोल्टेज, और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे हाइट कम होती जाएगी। ग्राफ सी इज फॉर हाई अप्लाइड वोल्टेज। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है ना यहां तक सबको बच्चे? यस और नो? बताओ। Yes, sir. यस सर। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज कम हो जा रही है, बैरियर कम हो जाता है। बैरियर विड्थ कम हो गई तो अब डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा ना। तो जो एक दो पॉइंट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे क्योंकि टाइम हो गया ओवर। उसमें हम लोग नए पॉइंट्स ऐड कर लेंगे, लाइक डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा। फिर एक पॉइंट ये भी लिखेंगे कि ड्रिफ्ट करंट पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये एक दो चीजें हैं। अच्छा एक और चीज, रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं कई बारी, ऐसे कहते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो गया। डिफ्यूजन करंट के लिए रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ऑब्वियसली डिप्लीशन लेयर कम हो रही है, उसकी विड्थ कम हो रही है। तो वी कैन से दैट कि रेजिस्टेंस फॉर डिफ्यूजन करंट रिड्यूसेस। और आइडियली तो ये बोला जाता है, आइडियल सिचुएशन में, प्रैक्टिकली तो हम कहते हैं कि कम हो गया, आइडियली कहते हैं जीरो हो गया। मतलब एक परफेक्ट फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड बोलें तो हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जीरो हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग लगा के। प्रैक्टिकली ऑब्वियसली जीरो पे नहीं आता, मतलब ये ग्राफ नहीं बनता जो सीधे वाला है, ये आइडियल है। अच्छा मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो आप बना सकते हो यहाँ से डॉट लगा के कि ये आइडियल है। आइडियल सिचुएशन में ये होने वाला है कि रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया, एकदम सीधा जाएगा, बैरियर ही नहीं है कोई। ये आइडियल सिचुएशन है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा बैरियर होता है। ठीक है। अच्छा हम क्या हमारे हाथ में इतनी वोल्टेज नहीं है कि हम लोग बैरियर पे लगा दें? क्या हम इतनी हाई वोल्टेज नहीं लगा सकते कि बैरियर पे लगा दें? फिर एक प्रॉब्लम भी तो आती है ना, हमारा जो डायोड है, अपना जो डायोड है उसमें करंट बहुत ज्यादा अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है एकदम से। तो आपको पता है ज्यादा एक्सेस में भी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब डिफेक्ट आ सकते हैं क्रिस्टल में। तो एक लिमिट तक ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल लगा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस और? तो ठीक है, इतना नोट कर लो, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।